जय हिंद साथियों। आज का हमारा डिस्कशन होने वाला है वाकाटक वंश के बारे में। इसे आप वाकाटक वंश भी कह सकते हो या वाकाटक साम्राज्य भी कह सकते हो। बेटा, इसकी जो स्थापना है, इसके जो संस्थापक हैं वो राजा विंध्य शक्ति के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? संस्थापक। तो इसका आंसर निकल करके आएगा राजा विंध्य शक्ति। क्या नाम था? विंध्य शक्ति राजा का नाम था और इनके द्वारा जो है वाकाटक वंश की स्थापना की जाती है। और लगभग कब की जाती है इस वंश की? तो इसकी जो स्थापना है 255 ईस्वी में देखने को मिलती है। ठीक है, 255 ईस्वी में। ईसा पूर्व की बात हम यहाँ पर नहीं कर रहे। बेटा, लास्ट तक बने रहना। आपके जो भी सेशन हो रहे हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं। अभी ये सब प्राचीन भारत के ही चल रहे हैं और ये 20वीं क्लास है आपकी हिस्ट्री की। मैंने सीरियल से लिया हुआ है, किसी को मैंने स्किप नहीं किया, क्योंकि देखो ट्रेंड बदल रहा है। आप सोचे मौर्य काल से प्रश्न आएगा, हाँ आएगा, लेकिन अगर सोचे मुगल काल से आएगा तो वहां से भी आएगा। अब एक्चुअली क्या है ना, ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उसमें क्या है, कुछ ऐसे वंश हैं जो बीच में बच्चे कम पढ़ते हैं, उन पे फोकस नहीं करते, क्योंकि भैया एग्जाम जो है दिन प्रतिदिन आपका टफ होता जा रहा है। तो प्रश्नों का सिलेक्शन यहाँ से भी बहुत हो रहा है, इसलिए जानना एक्चुअली जरूरी भी है। तो वाकाटक जो साम्राज्य है, वंश है, इसकी जो राजधानियां हैं, तो पहले शुरुआत में तो पुरिका को बनाया जाता है और उसके बाद में नागार्धन को राजधानी इस साम्राज्य की बनाई जाती है। ठीक है, वाकाटक साम्राज्य का जो शासनकाल है वो आपको 3री शताब्दी से लेकर के 6वीं शताब्दी के बीच में देखने को मिलेगा। और अगर शासन क्षेत्र की बात करेंगे तो शासन क्षेत्र में आपको मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में इसका जो विस्तार है वो एक्चुअली में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वंश का अगर हम प्रमाण जानने का प्रयास करें कि किस धर्म को मानने वाले लोग थे, तो बेटा ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग थे। मतलब इस वंश में हम देखेंगे कि मोस्टली जो लोग थे वो ब्राह्मण धर्म को फॉलो करने वाले थे। ठीक है, ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग थे। ठीक, देखिए जो इंपॉर्टेंट है मैं लिखता जाऊंगा, बाकी मौखिक में आपको मैं बेसिक जानकारियां सारी देता चलूंगा। ठीक है, इन्होंने ब्राह्मणों के लिए बहुत सारे काम किए थे। कृषि कार्य के लिए भूमि दान देने की भी व्यवस्था इन लोगों ने की थी। ठीक है, अनुदान भी देते थे, विभिन्न प्रकार की मदद करते थे, जिससे कि अधिक से अधिक ब्राह्मणों का विकास हो सके। तो इस काल में एक तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मण धर्म जो है अपने चरम पर फैलता है और दक्षिण भारत में उसका प्रचार प्रसार भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें ब्राह्मण धर्म के सांस्कृतिक दृष्टि से, तो यह एक टाइम पीरियड बहुत बेहतर समय काल होता है वाकाटक वंश का, जिसमें खूब सारा जो है ब्राह्मण धर्म का विस्तार देखने को मिलता है। अब आप सोचेंगे एक्चुअली ये जो वाकाटक वंश आया है वो किसके बाद में आया है? तो बेटा सातवाहन वंश का नाम जानते हो आपने। ठीक है, सातवाहन वंश मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। तो आपका जब सातवाहन वंश का जब पतन हो जाता है, उसके बाद में आपके वाकाटक वंश का उद्भव देखने को मिलता है, जन्म देखने को मिलता है। ठीक है, 255 ईस्वी में वाकाटक वंश की स्थापना होती है और उसके बाद ये 6वीं शताब्दी तक चलती रहती है। बहुत सारे राजा आते हैं, शासन करते हैं। तो राजा विंध्य शक्ति इस वंश के प्रथम शासक भी होते हैं और संस्थापक भी होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि संस्थापक कौन था? राजा विंध्य शक्ति थे। ये पहले शासक भी होते हैं। ठीक है, इस वंश के पहले शासक भी होते हैं और साथ ही साथ में संस्थापक भी होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। लेकिन इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा प्रवरसेन प्रथम होता है। ठीक है, इस वंश का जो सर्वाधिक शक्तिशाली राजा है, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहें या फिर आप प्रतापी कह सकते हैं, तो जो प्रतापी या शक्तिशाली राजा था ना, वो बेटा आपका कौन था? प्रवरसेन था। कौन था बेटा? प्रवरसेन था। प्रवरसेन फर्स्ट, प्रवरसेन प्रथम सबसे प्रतापी शासक होता है वाकाटक वंश का। ठीक है, क्योंकि इसके शासनकाल में बहुत सारे वैदिक यज्ञ करवाए जाते हैं। मतलब यज्ञ बहुत सारे करवाए जाते हैं, 4-5 के आसपास जो है ये यज्ञ को करवाने का काम करते हैं और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा कहीं ना कहीं देने का काम करते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा प्रभुत्व जो है, प्रभाव है ब्राह्मण धर्म की संस्कृतियों का, यज्ञ वगैरह का, वो प्रवरसेन फर्स्ट के शासनकाल में देखने को मिलता है और सबसे प्रभावशाली राजा इन्हीं को माना भी जाता है। वाकाटक वंश के इतिहास के बारे में बहुत सारे इतिहासकार हैं, उनमें आज भी मतभेद बना हुआ है, उतनी निश्चितता की स्थिति नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि संभवतः 280 ईस्वी के आसपास प्रवरसेन प्रथम जो होते हैं, ठीक है, वो दूसरे नंबर के शासक बनते हैं।
क्योंकि पहले नंबर का शासक कौन था? बिंदशक्ति होता है जो कि संस्थापक होता है, और दूसरे नंबर के शासक कौन होते हैं? तो प्रवरसेन सेकंड होते हैं, ऐसा जो है बताया जाता है। लेकिन अगर वास्तविक प्रमाण की बात करें तो ऐसा कुछ प्रमाण मिलता एक्चुअली में नहीं है, क्योंकि जो इतिहासकार हैं उनमें आज भी कहीं ना कहीं विस्मय की अवस्था बनी हुई है, मतभेद का कारण बना हुआ है। इनके शासनकाल में जो वाकाटक है, ओके, बोलने में थोड़ा सा हो जाता है, तो वाकाटक साम्राज्य जो है बहुत विस्तार करता है, और 4 पुत्र होते हैं प्रवरसेन प्रथम के, और चारों पुत्रों को अलग अलग दिशाओं में भेज देते हैं कि जाओ प्रचार प्रसार करो। और इस वजह से क्या होता है कि जब शक्तियां चारों तरफ बिखर के बढ़ जाती है, अब आप मान लीजिए कोई लकड़ी है, उसे तोड़ना एक लकड़ी को तोड़ना है तो आप तोड़ देंगे आसानी से, लेकिन अगर बहुत सारे बनाकर बंडल बनाकर दे दिया जाएगा, गट्ठर बना के दिया जाएगा, तो आप तोड़ नहीं पाओगे। तो चारों पुत्रों को चारों दिशा में भेज देते हैं, जाओ अपना प्रसार प्रसार करो जाकर। उसकी वजह से क्या होता है कि शक्ति क्षीण हो जाती है, और इसकी वजह से धीरे धीरे इस वंश का पतन भी आगे चलकर देखने को मिलता है। तो ये देखो, इसके बारे में क्या था ना, एक्चुअली बेसिक जानकारी थी, मौखिक जानकारी थी जो आपको समझना जरूरी था। अब हम इस वंश के प्रमुख शासकों की चर्चा करेंगे, और उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं उन पर भी हम विस्तार से बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी प्रकार का आपको संदेह है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चों के कमेंट आएंगे तो उन पर जो है डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो वाकाटक वंश के जो मुख्य शासक हैं उनमें हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे, विंध्यशक्ति है, और विंध्यशक्ति इसके संस्थापक भी होते हैं, पहले नंबर के शासक भी होते हैं। उसके बाद आपको प्रवरसेन देखने को मिलेंगे, ठीक है, प्रवरसेन प्रथम मिलेंगे, और बहुत सारे महत्वपूर्ण शासक आते हैं। तो जो एक एक करके इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, वो सब मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, और जो संभावित हैं, ठीक है, उन पर भी हम डिस्कशन करते हुए आगे चलेंगे, ताकि प्रश्न अगर टॉपिक से आता है तो आपकी उलझने नहीं बढ़नी चाहिए, बल्कि आपका जो है सुलझाव लेवल बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम शासक की बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहले नंबर के शासक होते हैं, क्या नाम है? विंध्यशक्ति, मतलब संस्थापक भी हैं और पहले नंबर के शासक भी हैं, ठीक है। तो ये संस्थापक भी हैं, ये इस वंश के बेटा संस्थापक भी हैं, और इसके बाद प्लस फर्स्ट नंबर के शासक भी हैं, ठीक है। इतनी बातें यहाँ पर आप जान गए, ओके। तो प्रथम शासक भी हैं, साथ ही साथ संस्थापक भी हैं। वाकाटक वंश की स्थापना से पहले यह सातवाहन वंश के अधीन मालवा क्षेत्र के शासक हुआ करते थे। मतलब पहले ये जो विंध्यशक्ति थे ना, या एक तरीके से मानो कि ये जो वाकाटक वंश है, ये सातवाहन वंश के छत्र छाया में पला करता था, ठीक है। सातवाहन वंश की छत्र छाया में पला करता था, इन्हीं के अधीन काम किया करते थे। लेकिन एक समय आता है जब सातवाहन वंश का पतन हो जाता है, तो उसके बाद ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं वाकाटक वंश वाले, और उसके बाद इसका प्रभुत्व देखने को मिलता है, जिस पर एक्चुअली आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सातवाहन वंश का जब पतन होता है तो आसपास के जो राजा होते हैं ना, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, और उन्हीं में आपको वाकाटक वंश भी देखने को मिलता है। और विंध्य पर्वतीय क्षेत्र का आसपास का क्षेत्र रहता है, इसलिए जो है कहीं ना कहीं इनका नाम भी विंध्यशक्ति रखा गया है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। विंध्यशक्ति के जो शासनकाल है बेटा 255 ईस्वी से लेकर के 275 ईस्वी तक चलता है। मतलब ये 255 से लेकर के 275 ईस्वी तक अपना शासन चलाने में सफल रहते हैं, वाकाटक वंश का शासन चलाने में सफल रहते हैं भाई, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और जो विंध्यशक्ति है, इनके द्वारा उपाधि भी धारण की जाती है, या इन्हें इस नाम से भी जाना जाता है, वो नाम है वाकाटक वंश केतु, ठीक है। मतलब विंध्यशक्ति का जो नाम है वो क्या है? वाकाटक, वाकाटक है, ठीक है। वाकाटक वंश केतु, क्या नाम है? वंश केतु, ठीक है। ये इनका एक्चुअली में क्या है? नाम है, आप इसे उपनाम कह सकते हो, ठीक है। इतिहासकारों के एक तबके का आज भी यही मानना है, मतलब इतिहासकारों का एक वर्ग आज भी ये मानता है कि विंध्यशक्ति के पूर्वज सातवाहन वंश के राजाओं के अधीन काम किया करते थे। लेकिन सातवाहन वंश का जब पतन हो जाता है तो अपने आप को स्वयं वाकाटक वंश वाले क्या करते हैं? स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, अपने आप को राजा अपने क्षेत्र का घोषित कर देते हैं, और उसके बाद युद्ध करके अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो विंध्यशक्ति 20 वर्ष तक लगभग शासन करते हैं। तो इनका बेटा जो शासन काल है ना, वो लगभग 20 वर्ष तक एक्चुअल में चलता है, ठीक है। साक्ष्यों के माध्यम से ऐसी जानकारियां हमें प्राप्त होती हैं। तो ये बात यहां पर क्लियर हो गई। तो मतलब विंध्यशक्ति के बारे में आप समझ गए। अब चलिए इनके उत्तराधिकारी पर बात कर लेते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं वाकाटक वंश के दूसरे शासक की, ठीक है। मतलब एक तरीके से विंध्यशक्ति के उत्तराधिकारी की बात करेंगे तो वो रुद्रसेन नहीं है बेटा, ठीक है, वो प्रवरसेन प्रथम है। कौन है? प्रवरसेन प्रथम, ठीक है।
प्रवरसेन प्रथम है, ये जो है उत्तराधिकारी होते हैं। किसके उत्तराधिकारी होते हैं? विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी होते हैं। ठीक है, विंध्य शक्ति पहले नंबर के शासक होते हैं और ये दूसरे नंबर के शासक होते हैं। ये एक्चुअली में तीसरे नंबर के शासक हैं। अभी हम इन पर भी डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, टाइप हो गया यहाँ पर, डोंट वरी। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश के जो है द्वितीय शासक होते हैं और ये लगभग 275 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक शासन करते हैं। मतलब इनके अगर प्रवरसेन की बात करें तो 275 से लेकर के, ठीक है, 335 ईस्वी तक ही एक्चुअली में क्या करते हैं? शासन चलाते हैं प्रवरसेन प्रथम। इस वंश के दूसरे नंबर के शासक होते हैं। इतिहासकार इन्हें वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। अगर बात करें इस वंश की ना, वाकाटक वंश की, तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? पूछा जा सकता है आपसे, वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा प्रवरसेन प्रथम को। ठीक है, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वाकाटक वंश का एकमात्र शासक होते हैं और जिन्होंने सम्राट की उपाधि धारण की थी। मतलब ये जो प्रवरसेन प्रथम है ना, ये जो है सम्राट की उपाधि धारण करने वाले एकमात्र शासक होते हैं, सम्राट की उपाधि को धारण करने वाले। ठीक है, ये बात यहां पर समझ में आई। चलिए, प्रवरसेन प्रथम के संबंध में जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यह बोला जाता है कि इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, तो प्रवरसेन के द्वारा बेटा 4 अश्वमेध यज्ञ करवाए गए थे। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ जो है करवाए गए थे, इनके द्वारा 4 करवाए गए थे, जो कि अपने आप बड़ी बात थी। और ब्राह्मणों का प्रभुत्व बहुत देखने को मिलता है। राजसूय यज्ञ भी इनके द्वारा कराया जाता है और इसकी वजह से बहुत सारी इन्हें कीर्ति प्राप्त होती है, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। और ये थे कौन? तो मैंने आपको बताया कि विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी थे, इनके पुत्र थे, नाम प्रवरसेन प्रथम। विंध्य शक्ति जो कि संस्थापक हैं इस वंश के, उसके पुत्र थे। ठीक है, चलिए अब हम रुद्रसेन पर बात कर लेते हैं। तो यहां से इसे हम डिलीट कर देते हैं। देखो, क्लियर हो गया ना? ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं बेटा रुद्रसेन प्रथम पर। ठीक है, रुद्रसेन प्रथम भगवान शिव का जो है बहुत बड़ा भक्त होता है। तो अगर बात करें तो ये जो है शिव के उपासक होते हैं। ठीक है, शिव भक्त होते हैं, बहुत बड़े शिव भक्त, तगड़े वाले होते हैं, महादेव की सौगंध है ना, इस तरीके से। तो पक्के वाले जो है भक्त होते हैं। और साथ ही साथ वाकाटक के जो लेख हैं उनका अध्ययन करने से ऐसी जानकारियां प्राप्त होती हैं कि महाभैरव के उपासक भी थे। मतलब भैरव के उपासक भी थे। ठीक है, भैरव के उपासक भी थे, उपासक, भैरव के उपासक भी थे रुद्रसेन, और शिव के जो है अनन्य भक्त भी थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि वाकाटक वंश के जो द्वितीय शासक प्रवरसेन प्रथम हुए हैं, जिनके बाद में ये आए हैं, उनकी मृत्यु के बाद वाकाटक जो साम्राज्य था 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, प्रवरसेन की जब मृत्यु होती है तो एक्चुअल में क्या होता है, जो आपका वाकाटक साम्राज्य है ना बेटा, वो 2 भागों में बढ़ जाता है। कितने भागों में बढ़ता है? 2 भागों में क्या होता है, उसका विभाजन हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। ठीक है, पहला तो आपका क्या रहता है, वो बेटा आपकी पहली शाखा प्रधान शाखा रहती है और दूसरी वाली जो है वासीम शाखा रहती है। ठीक है, तो बस मौखिक में इतना समझ लो। अब हम बात करते हैं पृथ्वीसेन प्रथम की। तो रुद्रसेन प्रथम के बारे में इतनी जानकारियां सफिशियंट है आपके लिए। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उतना समझो जितना आएगा। अगर वैसे देखने जाओगे तो बहुत सारा बाकी है, फिर तो भी पढ़ते रहोगे, है ना। तो इतना हमें देखना है जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और हमारे लिए हेल्पफुल भी है, हमें उतना ही देखते हुए चलना। अब हम बात करेंगे पृथ्वीसेन प्रथम की। तो पृथ्वीसेन प्रथम को वाकाटक वंश का एक पवित्र और धर्म विजयी शासक माना जाता है और इनका जो शासनकाल है 360 ईस्वी से लेकर के 385 ईस्वी तक रहता है। तो 360 से लेकर के 385 तक, 360 से 385 ईस्वी तक जो है ये शासन चलाने का काम करते हैं इस वंश के अंतर्गत। मतलब इनका शासनकाल ये रहता है, लगभग 25 साल के आसपास का शासनकाल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एक अच्छे खासे जो है धर्म को विजय दिलाने वाले शासक के नाम से जाने जाते हैं। इनके लिए इतना ही काफी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगले शासक आपके सामने हैं, कौन? देखिए, अगले शासक हैं आपके रुद्रसेन द्वितीय। अच्छा, एक पहले भी थे, अब ये आपके जो है दूसरे नंबर के हैं। ठीक है, तो बेटा पृथ्वीसेन प्रथम के बाद में उनके पुत्र रुद्रसेन द्वितीय, मतलब ये किसके पुत्र थे? तो अभी जो मैंने आपको बताया पृथ्वीसेन, देखो क्रमागत तौर पे मैंने रखना है, क्योंकि आप जानते हो कि कभी भी जब राजगद्दी चलती थी तो उस समय चुनाव वाला सिस्टम तो था नहीं। ठीक है, तो राजा का पुत्र, फिर उसका पुत्र, उसका पुत्र, मतलब वंशानुगत था पद, तो उसी तरीके से चल रहा था। तो अभी आपने पृथ्वीसेन को देखा तो उनके पुत्र आपके जो है रुद्रसेन द्वितीय थे,
और इनके द्वारा शासन को संभाला जाता है जब उनकी मृत्यु हो जाती है। और बेटा 385 से लेकर के 390 5 साल तक, ठीक है, ये जो है 385 से लेकर के 390 ईस्वी तक इस वंश के शासन को संभालने का काम करते हैं। ओके, ये बात समझ में आ गई। चलो, और इनकी जो है पत्नी, उसका नाम था प्रभावती गुप्त। एक्चुअली महत्व है इसलिए यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इनकी पत्नी थी और उसका नाम क्या था? प्रभावती गुप्त। अब आप सोचेंगे अरे यार ये तो जो है ये प्रथम द्वितीय में चल रहे हैं और ये वाकाटक वंश वाले हैं और ये गुप्त वंश का कुछ मामला है क्या? हाँ, तो बेटा गुप्त साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को जानते हो ना? गुप्त वंश का शासक नाम चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इनकी पुत्री कौन थी? प्रभावती गुप्त। और इनकी शादी किसके साथ हुई थी? रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुई थी। ठीक है, वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। शुरू से ही शैव धर्म का अनुयायी माने जाने वाले रुद्रसेन द्वितीय शादी के पश्चात क्या करते हैं? वैष्णव धर्म को अपना लेते हैं। पहले ये बेटा शैव धर्म का अनुसरण करते थे। ठीक है, किस धर्म को मानते थे? तो ये पहले शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, ओके। तो पहले क्या था? शादी से पहले ये शैव धर्म को मानते थे। इसके बाद शादी हो गई, उसके बाद ये जो है वैष्णव धर्म को मानने लगते हैं। वैष्णव धर्म के अनुयायी रुद्रसेन द्वितीय हो जाते हैं। लेकिन ज़्यादा जीवन काल होता नहीं है, 5 वर्ष में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था? प्रभावती गुप्त। क्या नाम था? प्रभावती गुप्त। इनके जो है शासन चलता है। एक्चुअली क्या होता है कि इनके जो पुत्र और होते हैं ना, दोनों के दोनों, वो बेटा बहुत छोटे होते हैं, 4-5 साल की उम्र के अंदर रहते, मतलब 5 साल के अंदर अंदर ही दोनों पुत्र होते हैं। तो जाहिर सी बात है उनको संरक्षण देने वाला कोई तो चाहिए। तो जो है संरक्षिका की भूमिका निभाने का काम कौन करता है? प्रभावती गुप्त करती है। तो अब इनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये महिला है, ठीक है, पुरुष मत समझिएगा। चलिए, तो अब इनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रभावती गुप्त, ठीक है, तो प्रभावती गुप्त बेटा राजा रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया। और उनकी मृत्यु के बाद जो पुत्र बेटा दिवाकर सेन थे और दूसरा पुत्र था, क्या नाम था उसका दूसरा? दामोदर सेन। ठीक है, 2 पुत्र थे, एक प्रभाकर और एक दामोदर। ठीक है, ऐसे क्रम से होते थे ना, आज भी ऐसे रहता है। तो उस समय एक दामोदर था और दूसरा कौन था बेटा? वो आपका जो है दिवाकर सेन था और एक दामोदर था। ठीक है, मतलब 2 पुत्र होते हैं, एक दिवाकर होता है और एक आपका जो है प्रभाकर होता है। ठीक है, प्रभाकर और दिवाकर सेन, ये 2 पुत्र होते हैं। लेकिन बेटा एक्चुअली क्या है ना, ये उम्र में बहुत छोटे होते हैं। अच्छा, प्रभाकर लिख दिया क्या मैंने? अरे तेरे की, दामोदर था भाई। ठीक है, दामोदर, नामों में बड़ा वो कंफ्यूजन रहता है ना एक्चुअली। ठीक है, दामोदर। ये लगभग ना 5 वर्ष के अंदर की उम्र के ही थे। अब जायज़ सी बात है कि पैतृक चलता था, वंशानुगत पद था, राजा के बाद राजा का बेटा ही संभालेगा। तो जायज़ सी बात है दोनों पुत्र इतने उम्र में छोटे थे, तो कहीं ना कहीं संरक्षिका की भूमिका किसी को निभाने के लिए चाहिए। और जो संरक्षिका की भूमिका थी वो इनकी माँ, इन दोनों बच्चों की माँ प्रभावती गुप्त के द्वारा निभाया जाता है। और ये ज़्यादा नहीं रहती हैं, 390 ईस्वी से लेकर के 400 ईस्वी तक जो है शासन बागडोर को संभलवाने का काम करती है। लगभग 10 वर्ष तक जो है ये सहयोग करती हैं। मतलब सहयोग क्या करती हैं, बच्चे तो इतने छोटे हैं समझ नहीं पाएंगे, नाम इनका होता है लेकिन काम इन्हीं का होता है। ठीक है, इस तरह से शासन चलाने का काम होता है। ओके, अब हम अगले शासक की बात कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला शासक कौन है? अगला है प्रवरसेन द्वितीय। क्या नाम है बेटा? प्रवरसेन द्वितीय। बेटा दामोदर सेन ने 400 ईस्वी से लेकर 440 ईस्वी तक पुत्र थे ना। प्रभावती का नाम अभी सुना था ना थोड़ी देर पहले, तो उनके एक्चुअली में जो पुत्र थे, उनके पुत्र थे, नाम क्या था? दामोदर सेन। ठीक है, उनके पुत्र थे दामोदर सेन, अभी मैंने आपको बताया। तो दामोदर सेन के द्वारा लगभग 400 से लेकर के 440 ईस्वी तक शासन चलाने का काम किया जाता है। ओके, इन्हीं के शासनकाल में ब्राह्मणों को जो है भूमि दान भी दी जाती है और सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना भी जो है देखने को मिलती है। ठीक, तो अब एक्चुअली क्या है ना, प्रवरसेन द्वितीय बोल दिया गया है लेकिन नाम एक्चुअली क्या था? दामोदर सेन ही था। मतलब दोनों नाम इन्हीं के हैं, प्रवरसेन द्वितीय बोलो या फिर आप दामोदर सेन बोलो, दोनों इन्हीं के नाम हैं। ठीक है, क्योंकि प्रवरसेन फर्स्ट बहुत पहले हुए थे तो 2-3 नंबर का नाम रखवाया गया था। क्योंकि आप जानते थे पहले के राजाओं में जो है जो टाइटल था ना, प्रथम द्वितीय तृतीय, लुई प्रथम द्वितीय तृतीय, 16वां 15, इस इतिहास में इस तरीके से आपने जो है जाना है, तो वैसे ही यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो दामोदर सेन या जिसे प्रवरसेन द्वितीय कहा जाता है, ये 400 से लेकर के 440 ईसा पूर्व तक जो है
इस वंश के शासक रहते हैं और इनके शासनकाल में ब्राह्मणों को बहुत भूमि में दान करते हैं, मतलब भूमि बहुत सारी दान कर देते हैं। ब्राह्मणों को बढ़ावा देने के लिए सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना इन्हीं के द्वारा की जाती है। ठीक है, सेतुबंध नामक ग्रंथ है, सेतुबंध नामक एक ग्रंथ है, इसकी रचना इन्हीं के द्वारा की जाती है, प्रवरसेन द्वितीय के द्वारा की जाती है। ठीक है ओके, आगे बढ़ते हैं। अगले शासक हैं बेटा नरेंद्र सेन। ठीक है, मोस्टली थोड़ा सा ही डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन जानकारी तो एक्चुअली में होगी ना कि कौन सा शासक रहा है। तो वाकाटक साम्राज्य में पीढ़ी दर पीढ़ी शासन व्यवस्था चलती रहती है, जैसा कि वंशानुगत होता है। अग्रसेन द्वितीय की मृत्यु जब हो जाती है, उसके बाद उनका पुत्र नरेंद्र सेन वाकाटक वंश की राजगद्दी पर बैठता है और 440 से लेकर 460 ईस्वी तक शासन चलाने का काम करता है। तो 440 से लेकर 460 ईस्वी तक एक्चुअली में ये शासन चलाने का काम करते हैं इस वंश के अंतर्गत। ठीक है, लगभग 20 वर्ष तक शासन चलाने का काम करते हैं। बस इनके लिए इतना ही बहुत है। आगे बढ़ जाते हैं। और कोई शासक है क्या इस वंश से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण हो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से? अच्छा, पृथ्वीसेन द्वितीय भी है। अभी प्रथम भी आपने देखा था ना, चलो अब द्वितीय पे बात कर लेते हैं, पृथ्वीसेन द्वितीय। ओके, तो पृथ्वीसेन द्वितीय का जो शासनकाल है इस वंश के अंतर्गत 460 से लेकर 480 ईस्वी तक मिलता है। तो 460 से लेकर के 480 ईस्वी तक जो है ये इस वंश के शासक रहते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इनके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई थी? परम भागवत। ठीक है, परम भागवत की उपाधि जो है इनके द्वारा धारण की जाती है। ठीक है, परम भागवत की उपाधि इनके द्वारा पृथ्वीसेन द्वितीय के द्वारा धारण की जाती है। ये बात भी क्लियर हो गई हो यहाँ तक। अगर हम बात करें इस वंश की उपलब्धियां कौन कौन सी रहती हैं, तो आप देखेंगे यह वंश लगभग 3 वर्षों तक शासन करने में सफल रहता है। तो अच्छा, इनके बारे में बात खत्म हो गई है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर अगर बता दूंगा तो आप इन्हीं को समझ जाओगे। ओके, चलिए आगे मैं बता देता हूँ एक ब्लैंक पेज में। हाँ बेटा, अगर उपलब्धियों की बात करें तो बेटा जो वाकाटक वंश होता है ना, वाकाटक वंश, ठीक है, वाकाटक वंश ये लगभग आपके जो है दक्षिण भारत में, ठीक है, लगभग दक्षिण भारत में 300 वर्ष तक शासन करता है। कितने समय तक? 300 वर्ष तक शासन करने का काम करता है। ठीक है, इनके शासनकाल में साहित्य, कला और संस्कृति में ठीक ठाक वृद्धि होती है। मतलब इसके शासनकाल में जो साहित्य है ना, उसे काफी वृद्धि मिलती है। साहित्य हो गया, कला हो गया, इसको काफी उन्नति जो है देखने को इस काल में मिलती है। संस्कृति वगैरह को ठीक ठाक बढ़ावा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर बात करें जो मुख्य भाषा रही है इस वंश की जो मुख्य भाषा रही है वो बेटा प्राकृत भाषा रही है। मतलब इस वंश की जो प्रमुख भाषा रही है ना, प्रमुख भाषा वो बेटा आपकी प्राकृत भाषा रही है। कौन सी रही है? प्राकृत भाषा प्रमुख भाषा जो है इस वंश की एक्चुअली में रही है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया ना? ओके, अब आप जानते हो कि जो प्रवरसेन द्वितीय थे उनके द्वारा बेटा सेतुबंध नामक एक महाकाव्य की रचना की गई थी। मैंने अभी आपको अवगत करवा दिया था। और इस वंश का जो अधिकतर जो शासन था, ठीक है, वो भगवान शिव और विष्णु को मानने वाले लोगों से भरा हुआ था। मतलब इस वंश में जो ज्यादातर लोग थे ना, वो शिव और विष्णु को मानने वाले थे। और विश्व प्रसिद्ध अजंता की जो गुफा है ना, उसमें इसकी जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारियां थी इस वंश से रिलेटेड मैंने आपके सामने रख दी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर किसी प्रकार के जो है प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम कोई इशू आ रहा हो तो उसे मैनेज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।